हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 8 ऑफ इवोल्यूशन। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द इवोल्यूशनरी एविडेंसेस। मैंने डिस्कस किया अबाउट ज्योग्राफिकल एविडेंसेस, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। इसके अलावा एडेप्टिव रेडिएशन एंड एट द एंड मैंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। राइट, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इवोल्यूशन जो है एक एविडेंस बेस्ड स्टोरी है। राइट, यहाँ पे हम एविडेंस के हिसाब से इवोल्यूशन के बारे में फैक्ट्स को जानते हैं और फैक्ट्स को बताते हैं। तो इसमें मैंने लास्ट क्लास में आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में डिस्कस किया, राइट, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के बारे में डिस्कस किया, एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक दैट वी कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद मैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ डार्विन भी डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसके कुछ एग्जांपल्स व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक आल्सो, ये समझाना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। तो टुडे जो है मैं नेचुरल सिलेक्शन से स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इवोल्यूशन क्या है, एक स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। दिस इज स्टोकैस्टिक प्रोसेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके पीछे काफी सारी प्रोबेबिलिटीज, काफी सारी संभावनाएं जुड़ी हो, उस प्रोसेस को आप स्टोकैस्टिक प्रोसेस कहते हैं। तो इवोल्यूशन के होने के पीछे काफी सारी संभावनाएं, काफी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और काफी सारे एविडेंसेस में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। तो देयर आर सो मेनी प्रोबेबिलिटीज बिहाइंड द इवोल्यूशन। इवोल्यूशंस को होने के लिए काफी सारी प्रोबेबिलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं, इसलिए इवोल्यूशन को एक स्टोकैस्टिक प्रोसेस भी कहते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताता हूं नेचुरल सिलेक्शन, किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन जो है इवोल्यूशन, किसी भी स्पीसीज की एग्जिस्टेंसी या उसके इवोल्यूशन में हेल्प करता है नेचुरल सिलेक्शन। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। सो लिसन केयरफुली। नेचुरल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लिसन केयरफुली। तो देखिए, बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। किसकी? नेचुरल सिलेक्शन। So what is natural selection exactly, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब selection that is done by nature। Artificial selection मैंने बताया था, artificial selection is the result of selective breeding, selective breeding between plants and selective breeding between animals। तो animals और plants के बीच में जो selective breeding होती है, right, उसकी वजह से जो नए रिजल्ट बनते हैं, जो इंप्रूव वैरायटी की क्रॉप्स डेवलप होती है या इंप्रूव वैरायटी के एनिमल्स डेवलप होते हैं, जिसमें कि कंप्लीटली ह्यूमन बीइंग का एफर्ट है। राइट, ह्यूमन बीइंग का एफर्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है, राइट, वेरिएशन को या किसी भी स्पीसीज के मॉडिफिकेशन को या किसी भी स्पीसीज में चेंजेस लाने के लिए, डिफरेंट वैरायटीज को डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन परफॉर्म किया जाता है, और जो कि अपने आप में एक फास्ट प्रोसेस होता है। अगर वही काम नेचर को दे दिया जाए तो नेचर जो है मिलियन ऑफ ईयर्स लगाएगा ऐसे वेरिएशन को डेवलप करने के लिए, जो कि ह्यूमन बीइंग बहुत ही स्लो प्रोसेस से, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में वेरिएशन को डेवलप कर देता है। तो इट वाज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन, द सिलेक्शन दैट इज डन बाय नेचर। सिलेक्शन डन बाय नेचर। So the selection done by human being that is called artificial selection, and the selection done by nature that is called natural selection। तो कुछ सिलेक्शन ऐसे होते हैं, राइट, जो कि नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, कुछ ऐसी डाइवर्सिटी होती हैं, कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं जिसको सेलेक्ट नेचर करता है, जो हमारे अकॉर्डिंग सिलेक्ट नहीं होता है, वो नेचर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होता है। नेचर उसको अपने आप सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल सिलेक्शन के। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, राइट, ये एक एग्जांपल है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, राइट। एंड दिस इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, दिस फिनोमेनन, इट वाज ऑब्जर्व्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसको ऑब्जर्व किया, राइट। देयर वर टू टाइम ड्यूरेशंस, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या ऑब्जर्वेशन थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या ऑब्जर्वेशन थी, राइट, ड्यू टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का मतलब क्या है? इंडस्ट्रीज की वजह से जो मेलेनिज्म हुआ है उसकी वजह से कुछ सिलेक्शन होता है कुछ मॉथ्स में, डार्क विंग मॉथ्स एंड
व्हाइट विंग मॉथ। इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म जो है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट है जिसको आप इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म कहते हैं। दिस इफेक्ट, राइट, दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, इस इफेक्ट को डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कैटल बर्नार्ड। तो कैटल बर्नार्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म की फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया और डिस्कवर किया, और उसको हम रिलेट करते हैं इवोल्यूशन से। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैटल बर्नार्ड इन इंग्लैंड, राइट। उन्होंने इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म को डिस्कवर किया बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, और उसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन की। तो यहां पे दो ऑब्जर्वेशन देखी गई थी, राइट, एंड दिस इज द इफेक्ट ऑन, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिस्कवर्ड बाय कैटल बर्नार्ड। इसके अलावा इट वाज द इफेक्ट ऑन ए मॉथ, ये एक मॉथ पे इफेक्ट था। मॉथ जो है, यहां पे दो टाइप की मॉथ देखी गई, एक व्हाइट विंग मॉथ, व्हाइट विंग मॉथ, और दूसरी डार्क विंग मॉथ। ये दोनों एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म के। व्हाइट विंग मॉथ का जो नाम होता है उसे आप कहते हैं बिस्टन बैटुलेरिया। द नेम ऑफ व्हाइट विंग मॉथ इज बिस्टन बैटुलेरिया एंड द नेम ऑफ डार्क विंग मॉथ is Carbonaria. तो Carbonaria is the name of dark wing moth and Biston Batellaria is the name of white wing moth. Is that clear to all of you? तो यहां पे बात करते हैं सबसे पहले प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो यहां पे दो इवेंट हुए, पहला इवेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले और दूसरा इवेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो इवेंट हुआ, राइट, उसमें क्या देखा गया? उसमें जो देखा गया, जो व्हाइट विंग मॉथ है जिसको आप बिस्टन बैटुलेरिया बोलते हैं, व्हाइट विंग मॉथ वर प्लेंटी इन नंबर, यानी कि मोर इन नंबर। आर यू गेटिंग और नॉट? जबकि जो डार्क विंग मॉथ थे वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेरी फ्यू इन नंबर। डार्क विंग मॉथ वर वेरी फ्यू इन नंबर, जबकि व्हाइट विंग मॉथ जो थी वेरी लार्ज इन नंबर, मोर इन नंबर, डार्क व्हाइट विंग मॉथ। अब ये डिफरेंस डेवलप कैसे हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट कलर की जो मॉथ थी, व्हाइट विंग मॉथ जो थी वो ज्यादा थी, जबकि डार्क विंग मॉथ जो थी वो कम थी, वेरी फ्यू इन नंबर। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? एग्जैक्टली क्या रीजन था ये मैं आपको बता देता हूं। रीजन ये था कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, राइट, ये जो व्हाइट विंग मॉथ थी, ये जो मॉथ थी ये सेटल्ड ऑन ट्री ट्रंक, ये ट्री ट्रंक पे सेटल होती हैं। इज दैट क्लियर? तो वहां पे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ट्री ट्रंक था, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ट्री ट्रंक की बात कर रहा हूं। ट्री ट्रंक was white due to deposition of lichen, lichen की डिपोजिशन की वजह से ट्री ट्रंक व्हाइट हो गया। अब व्हाइट ट्री ट्रंक हो गया और व्हाइट ही वो मॉथ थी, व्हाइट ट्री ट्रंक एंड व्हाइट विंग मॉथ। तो दोनों व्हाइट विंग मॉथ अगर व्हाइट ट्री ट्रंक पे सेटल होगी तो वो क्या करेगी? वो कैमोफ्लेज करेगी। क्या करेगी? कैमोफ्लेज, यानी कि उसके विंग्स का कलर, उसकी बॉडी का कलर वहां पे ट्री ट्रंक के साथ मैच कर जाएगा। तो जो एक प्रीडेटर बर्ड होगा वो उसको स्पॉट नहीं कर पाएगा, और अगर प्रीडेटर बर्ड उसको स्पॉट नहीं कर पाया तो क्या होगा? वो जो है सरवाइव करेगी, उसके नंबर्स जो है बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये रीजन था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कोई भी पॉल्यूशन नहीं था,
और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ट्री ट्रंक पे व्हाइट लाइकेन ग्रो कर गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पॉल्यूशन बढ़ा तो वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करा और वहां पे स्मोकी जो मटेरियल है, सूटी मटेरियल का डिपोजिशन हो गया और वहां पे जो है जो ट्री थे वो क्या हो गए, वो डार्क इन कलर, जो ट्री ट्रंक था वो डार्क इन कलर हो गया। इज दैट क्लियर? जबकि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे ये कंडीशन बिल्कुल अपोजिट थी। तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे व्हाइट विंग मॉथ वेरी लार्ज इन नंबर, डार्क विंग मॉथ वेरी फ्यू इन नंबर एंड द रीजन वाज ट्री ट्रंक वाज व्हाइट, राइट? तो व्हाइट ट्री ट्रंक होने की वजह से, क्यों? क्योंकि इस पे लाइकेन का डिपोजिशन है। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो पॉल्यूशन, देयर वाज नो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं था, जिसकी वजह से व्हाइट विंग मॉथ जो है, व्हाइट विंग मॉथ शो कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज को शो करता है, यानी कि बैकग्राउंड का कलर उसकी बॉडी कलर के साथ मैच करता है। दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज को शो करता है एंड जो प्रीडेटर बर्ड है, प्रीडेटर बर्ड डिड नॉट स्पॉट व्हाइट विंग मॉथ, वो व्हाइट विंग मॉथ को स्पॉट नहीं कर पाया, राइट? एंड दिस प्रीडेटर बर्ड so increase, that's why increasing the number of white wing moth, and this predator bird easily spotted the dark wing moth, dark wing moth को उसने आसानी से स्पॉट कर लिया और उसको फीड कर लिया, इसलिए वहां पे डार्क विंग मॉथ के जो नंबर हैं वो वेरी फ्यू इन नंबर, वहां पे डार्क विंग मॉथ की आबादी बढ़ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसको प्रीडेटर बर्ड स्पॉट कर जा रहा है। तो ये प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंडीशन थी। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है एंड दिस फिनोमेनन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय कैटल बर्नार्ड। यहां पे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में दो तरह के इवेंट देखे जाते हैं, एक प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला इवेंट और दूसरा इवेंट जो देखा जाता है वो देखा जाता है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला इवेंट। तो जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला इवेंट था उसमें क्या था कि उसमें वहां पे इंडस्ट्रीज से पहले, इंडस्ट्रीज सेटल होने से पहले लाइकेन की ग्रोथ रुक गई ट्री ट्रंक पे। अगर ट्री ट्रंक पे लाइकेन की ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात है, पॉल्यूशन नहीं था, पॉल्यूशन नहीं होता, वहां पे लाइकेन की ग्रोथ होती है, तो ट्री ट्रंक पे व्हाइट लाइकेन ग्रो हो गया और व्हाइट लाइकेन की वजह से वहां पे व्हाइट विंग मॉथ ने कैमोफ्लेज किया जो कि उस ट्री ट्रंक पे सेटल थी। अब क्या हुआ, कंडीशन क्या हुई कि जो बर्ड्स थे वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए, स्पॉट नहीं कर पाए। अगर वो उसको स्पॉट नहीं कर पाए तो उनकी आबादी बढ़ने लगी, जबकि डार्क विंग मॉथ जो है वो इजीली स्पॉटेड था उस टाइम पे, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, और उसकी आबादी जो है, उसकी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो गई और वो वेरी फ्यू इन नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्वाइवल एबिलिटी किसमें डेवलप हुई? व्हाइट विंग मॉथ में, एज कंपेयर टू डार्क विंग मॉथ। तो ये कंडीशन थी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहली वाली कंडीशन। इसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हूं मैं, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंडीशन कौन सी डेवलप हुई? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या ऑब्जर्व किया गया, देखिए प्लीज लिसन केयरफुली। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इन केस ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे कंडीशन जो है बिल्कुल रिवर्स हो गई। अब क्या हुआ, जो व्हाइट विंग मॉथ थे, जिसको आप ईस्टर्न बैटुलेरिया बोलते हैं, व्हाइट विंग मॉथ जिसको आप ईस्टर्न बैटुलेरिया बोलते हैं, वेरी फ्यू इन नंबर। आर यू गेटिंग और नॉट? वहीं डार्क विंग मॉथ वेरी लार्ज इन नंबर। रीजन क्या था? रीजन बिल्कुल अपोजिट होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पॉल्यूशन बढ़ा,
और पॉल्यूशन की वजह से क्या हुई, ग्रोथ ऑफ व्हाइट लाइकेन, लाइकेन व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट लाइकेन की जो ग्रोथ है वो रुक गई। ग्रोथ ऑफ व्हाइट लाइकेन, व्हाइट लाइकेन वॉज स्टॉप। इसके अलावा डिपोजिशन ऑफ शूटी मटेरियल ऑन ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक पे शूटी मटेरियल का डिपोजिशन हुआ और डिपोजिशन की वजह से नाउ ट्री ट्रंक कैसा हो गया, जो पहले व्हाइट था अब वो डार्क कलर का हो गया। तो ट्री ट्रंक पहले व्हाइट था तो व्हाइट विंग मोथ थे, उसके साथ कैमोफ्लेज किया। अब ट्री ट्रंक शूटी मटेरियल के डिपोजिशन होने की वजह से, लाइकेन की ग्रोथ रुक जाने की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की बात चल रही है, तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे लाइकेन की ग्रोथ स्टॉप हो गई, शूटी मटेरियल, डार्क शूटी स्मोकी मटेरियल डिपॉजिट हो गया ट्री ट्रंक पे और ट्री ट्रंक डार्क कलर में कन्वर्ट हो गया। अब डार्क कलर के साथ कौन कैमोफ्लेज शो करेगा, डार्क विंग मोथ, और स्पॉटेड कौन होगा, व्हाइट विंग मोथ। जो व्हाइट विंग मोथ है वो स्पॉटेड हो गए इस बार और डार्क विंग मोथ स्पॉटेड नहीं हुए, तो इस बार डार्क विंग मोथ्स की पॉपुलेशन बढ़ी। तो ये कंडीशन नेचुरल सिलेक्शन को शो करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉरी इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के बारे में था ये। और जैसे ही ट्री ट्रंक डार्क कलर का हुआ वैसे ही जो डार्क विंग मोथ्स थे, डार्क विंग मोथ्स शो कैमोफ्लेज, उनमें कैमोफ्लेज हुआ और कैमोफ्लेज की वजह से वो बच गए एंड डिड नॉट स्पॉटेड बाय प्रीडेटर बर्ड, डिड नॉट स्पॉटेड बाय प्रीडेटर बर्ड्स, और प्रीडेटर बर्ड से वो स्पॉटेड नहीं हुए। जबकि व्हाइट विंग मोथ जो है, व्हाइट विंग मोथ्स स्पॉटेड बाय प्रीडेटर बर्ड्स, स्पॉटेड बाय प्रीडेटर बर्ड से स्पॉटेड हो गए व्हाइट विंग मोथ, राइट, यानी कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। दिस फिनोमेनन वाज ऑब्जर्व्ड बाय कैटल बर्नार्ड, राइट। यहां पे दो इवेंट्स देखे गए, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इवेंट। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इवेंट के टाइम पे जो ट्री ट्रंक था वो व्हाइट कलर का था, क्यों, क्योंकि उस पे एल्गल डिपोजिशन हो गया, सॉरी लाइकेन डिपोजिशन हो गया, व्हाइट लाइकेन डिपोजिशन हुआ। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कोई भी पॉल्यूशन नहीं था, तो वहां पे लाइकेन वहीं ग्रो करता है जहां पॉल्यूशन नहीं होता है, तो ट्री ट्रंक व्हाइट हो गया। व्हाइट ट्री ट्रंक के साथ व्हाइट विंग मोथ ने कैमोफ्लेज किया और कैमोफ्लेज की वजह से डिड नॉट स्पॉटेड बाय प्रीडेटर बर्ड्स, और प्रीडेटर बर्ड से वो स्पॉट नहीं हुआ, इसलिए प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे व्हाइट विंग मोथ्स की पॉपुलेशन बढ़ी। जबकि कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हो गई पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, इंडस्ट्रीज होने की वजह से सूटी मटेरियल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया ट्री ट्रंक पे, और ट्री ट्रंक पे जैसे ही सूटी मटेरियल डिपॉजिट हुआ, उसके डिपॉजिट होने की वजह से ट्री ट्रंक डार्क कलर का हो गया। अब की बार डार्क विंग मोथ कैमोफ्लेज करती है ट्री ट्रंक के साथ, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है डार्क विंग मोथ को स्पॉट नहीं कर पाते, जबकि व्हाइट विंग मोथ को स्पॉट कर जाएंगे। तो कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हुई। तो ये जो सिलेक्शन है, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट विंग मोथ एग्जिस्ट करती थी, एग्जिस्टेंस उनका ज्यादा था, उनका सर्वाइवल ज्यादा था, क्योंकि वहां पे वहां पे पॉल्यूशन नहीं था। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कंडीशन रिवर्स हो गई। ये सेम कंडीशन आप किसी विलेज एरिया में अगर आप जहां जाते हैं, सपोज दैट इसको आप विलेज एरिया से कंसीडर कर सकते हैं। अगर विलेज एरिया से कंसीडर किया जाए, विलेज एरिया में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, तो विलेज एरिया में व्हाइट विंग मोथ्स देखने को मिलेगी। वहीं अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डार्क विंग मोथ्स देखने को मिलती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, और इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है, माय अनदर एग्जांपल इज व्हाट, एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंस। कुछ बैक्टीरिया या कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टिविटी को डेवलप कर लेते हैं। आर यू गेटिंग नोट? ये कंडीशन इंडियन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा देखी जाती है, राइट। इंडियन जो है वर्ल्ड में एंटीबायोटिक्स के मामले में, एंटीबायोटिक्स को इंपोर्ट करने के मामले में, राइट, बहुत आगे है। सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स इंडिया में खरीदे जाते हैं, राइट। एंटीबायोटिक्स का क्या है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स का कंजप्शन करते हैं, कोई पेशेंट है वो फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स यूज करता है, तो पैथोजेंस उस एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टिविटी को डेवलप कर लेते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस या ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक्स उन पे फेल हो जाते हैं। इसे आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी एक नेचुरल सिलेक्शन का ही एग्जांपल है। तो याद रहे आपको, अनदर इज एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। तो मैं बात कर रहा हूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, राइट। सम पैथोजेंस bring the changes or modified due to prolonged antibiotics exposure। ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाना भी सेहत के लिए हानिकारक है। तो एंटीबायोटिक्स का बार बार कंज्यूम करने से पैथोजेंस कभी ना कभी एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेता है, फिर वो एंटीबायोटिक्स उस पैथोजन पे काम नहीं कर पाता है। तो ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन का काम है, राइट। सम पैथोजेंस ब्रिंग दी चेंजेस और मॉडिफाइड ड्यू टू प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक्स एक्सपोजर। कभी कभी वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और उस एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं। एंड फाइनली डेवलप दी रेजिस्टिविटी अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक्स। उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट वो रेजिस्टिविटी को डेवलप कर लेते हैं और अब वो एंटीबायोटिक्स उस पैथोजन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये इवोल्यूशन है एक तरीके से, यहाँ पे भी इवोल्यूशन देखा जा रहा है। ये जो चेंज आ रहा है, ये जो मॉडिफिकेशन आ रही है, ये जो वेरिएशन डेवलप हो रहा है पैथोजन में, ये एक शॉर्ट टर्म चेंज है, यानी कि थोड़े ही टाइम में ये चेंज आ जाता है, शॉर्ट टर्म चेंज। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। इसके बाद अगला एग्जांपल जो है हमारा, ये हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अनदर एग्जांपल इज हर्बिसाइड्स। आप खेतों में हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हो, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, जो वीड्स होते हैं, उनको उनके इरेडिकेशन के लिए, राइट। अगर आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर सम टाइम कुछ वीड्स और कुछ हर्ब्स वो जो है रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं अगेंस्ट दैट केमिकल जिसको आप हर्बिसाइड बोलते हैं। तो हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस भी देखा जाता है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप इन वीड्स। जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनमें ये रेजिस्टिविटी कभी कभी डेवलप हो जाती है। ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। ऐसे ही पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस ये भी नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जो कि उन केमिकल से के लिए रेजिस्ट नहीं हो पाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? केमिकल के लिए रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? मैंने उल्टा बोल दिया था, राइट। दिस इज रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं, वो रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं। तो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस में जो है सम पेस्ट आल्सो डेवलप रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं। अगर आप खेतों में कंटिन्यूअसली पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, राइट, तो कभी कभी वो रेजिस्टिविटी को डेवलप कर लेते हैं, यानी कि उन केमिकल्स का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको आप पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो पेस्ट आल्सो डेवलप रेजिस्टिविटी अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स। जैसे वीड्स जो है रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं अगेंस्ट वीडिसाइड्स, राइट, ऐसे ही पेस्ट भी रेजिस्टिविटी को डेवलप कर लेते हैं अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स। इज दैट क्लियर? इसका एक और एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया।
ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट होता है, खासकर मैं हेटेरोजाइगस की बात कर रहा हूं, HbA-HbS, एक सिकल सेल का जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होता है, इसमें दो खास बात देखी जाती है, राइट। एक तो ये नॉर्मल होता है, सिकल सेल एनीमिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और दूसरा इसमें मलेरियल रेजिस्टिविटी डेवलप हो जाती है। मलेरियल रेजिस्टिविटी डेवलप हो जाती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, राइट, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। तो जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होता है, राइट, ना तो वो सिकल सेल एनीमिया से सफर करता है और ना ही वो मलेरिया से सफर कर पाता है। तो उसमें मलेरियल रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि मलेरियल पैरासाइट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये भी नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। तो इसी के साथ नेचुरल सिलेक्शन इज डन। नेचुरल सिलेक्शन में मैंने बताया आपको इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, बताया आपको व्हाइट विंग मोथ और डार्क विंग मोथ। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे व्हाइट विंग मोथ जो थी वो नंबर्स में ज्यादा थी, क्योंकि उनको प्रीडेटर बर्ड स्पॉट नहीं कर पाता था। इज दैट क्लियर? जबकि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंडीशन रिवर्स हो गई, डार्क विंग मोथ को प्रीडेटर बर्ड्स स्पॉटेड नहीं कर पाते थे। इसके अलावा मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बताया। कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं कि एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी को डेवलप कर लेते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बताया। कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कि हर्बिसाइड केमिकल्स के लिए अपनी बॉडी में रेजिस्टिविटी को डेवलप कर लेते हैं, और वो हर्बिसाइड्स केमिकल्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस भी है। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं जिनमें की रेजिस्टिविटी डेवलप हो जाती है अगेंस्ट दैट केमिकल। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके अलावा यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, उसमें सर्वाइवल की टेंडेंसी ज्यादा है, ना तो उसका कुछ मलेरिया बिगाड़ पाता है और ना ही सिकल सेल एनीमिया से वो जनरली इन्फ्लुएंस हो पाता है। वो बात अलग है कि वो कैरियर होता है। इसी के साथ नेचुरल सिलेक्शन इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की थ्योरीज के बारे में बता रहा हूँ। ये तो हो गए कुछ एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब यहाँ पे इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज भी है जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी। इन थ्योरी में सबसे पॉपुलर जो थ्योरी मानी जाती है एंड फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको आप कहते हैं लेमार्क थ्योरी, यूज ऑफ डिसयूज थ्योरी भी बोलते हैं आप इसको, और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट भी बोलते हैं लेमार्क की थ्योरी को। इसके बाद डार्विनिज्म यानी कि डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद मैं मोटेशनल थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे कुछ थ्योरीज भी हैं विच आर रिलेटेड टू द इवोल्यूशन, जो कि इवोल्यूशन से रिलेटेड है और शो करती है इवोल्यूशन को। तो थ्योरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेमार्किज्म से स्टार्ट करते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ लेमार्क। थ्योरी ऑफ लेमार्क से स्टार्ट करते हैं। तो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। तो लेमार्क की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। Now I am going to discuss about Lamarckism or theory of Lamarck. Or theory of Lamarck. Lamarckism or theory of Lamarck. This theory was given by Lamarck. Lamarck एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, जिनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। तो यहाँ पे मैं लेमार्किज्म की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेमार्क की बात करते हैं। लेमार्किज्म यानी कि थ्योरी ऑफ लेमार्क। थ्योरी ऑफ लेमार्क की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ लेमार्क को आप थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, या इसको एक नाम और दिया जाता है थ्योरी ऑफ लेमार्क, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। इसके अलावा एक्वायर्ड ट्रेट्स, इसके अलावा इसको एक नाम और दिया जाता है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। ठीक है, तो ये सब थ्योरी बात एक ही है, थ्योरी ऑफ लेमार्क,
theory of acquired inheritance and theory of use and disuse, right? तो theory of Lamarck it was given by Lamarck, ये Lamarck ने दी थी, पूरा नाम था, right? पूरा नाम क्या था उसका, देखिए, this theory was given by Lamarck and it was given by, पूरा नाम क्या था Lamarck का, देखिए ध्यान दीजिए, जीन बैप्टिस्ट डी Lamarck, the complete name of Lamarck, जिन्होंने की यूज और डिसयूज थ्योरी दी या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स दी, राइट? जीन बैप्टिस्ट डी Lamarck, ये इनका पूरा नाम था, जीन बैप्टिस्ट डी Lamarck। बाय प्रोफेशन ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, या ये कहिए फ्रेंच जूलॉजिस्ट थे। आर यू गेटिंग और नोट? और ये जो बायोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या कुछ लोग इनको नेचुरलिस्ट भी बोलते हैं। तो जीन बैप्टिस्ट डी Lamarck बाय प्रोफेशन ए सोल्जर, ये प्रोफेशन से एक सोल्जर थे, और इन्होंने जो है नेचर को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन्होंने अपनी एक थ्योरी को बनाई, जिसको आप एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ट्रेट थ्योरी बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स इनहेरिटेंस थ्योरी बोलते हैं, या फिर आप जिसको यूज और डिसयूज थ्योरी बोलते हैं। इसको यूज और डिसयूज थ्योरी क्यों बोलते हैं, इसको थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ऑफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स क्यों बोलते हैं, ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो जीन बैप्टिस्ट डी Lamarck इनको बोलते हैं। बाय प्रोफेशन ही वाज ए सोल्जर, बट ही वाज ए बायोलॉजिस्ट आल्सो। इनका फील्ड ऑफ बायोलॉजी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहे हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। इनकी जो लिखी हुई बुक थी उसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजी क्यू, फिलोसफिक जूलॉजी क्यू। तो फिलोसफी जूलॉजी क्यू नाम की एक बुक इन्होंने लिखी थी Lamarck ने, जिसमें कि हमें Lamarck की थ्योरीज के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो Lamarck ने एक बुक लिखी फिलोसफिक जूलॉजी क्यू, राइट, जिसके बारे में हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द थ्योरी ऑफ Lamarck। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे Lamarck की थ्योरी की कुछ मेजर पॉइंट्स थे। यहाँ पे Lamarck की कुछ और भी कंट्रीब्यूशन थे इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। द टर्म इनवर्टेब्रेट्स, जो आप एक टर्म सुनते हैं जिसको आप बोलते हैं इनवर्टेब्रेट, एंड द टर्म एनिलिडा, ये दोनों टर्म वाज गिवन बाय Lamarck। इन दोनों टर्म को Lamarck ने दिया। इवन टर्म बायोलॉजी, एक टर्म आता है बायोलॉजी, ये टर्म भी Lamarck ने ही दिया। दिस टर्म बायोलॉजी वाज आल्सो कॉइन्ड बाय Lamarck। आर यू गेटिंग और नॉट? स्टार्टिंग में इनका इंटरेस्ट एनिमल्स में ज्यादा था, तो इनको जूलॉजिस्ट माना जाता था। बाद में इन्होंने प्लांट भी स्टडी करनी स्टार्ट कर दी, प्लांट्स में भी इनका इंटरेस्ट जो है डेवलप होने लगा, राइट, और इन्होंने यहाँ पे एक टर्म दिया बायोलॉजी। इसके अलावा एनिलिडा और इनवर्टेब्रेट्स टर्म्स भी Lamarck ने ही प्रपोज किए, जो कि हमें Lamarck की बुक जिसका नाम है फिलोसफिक जूलॉजी क्यू, राइट, इससे हमें, उस Lamarck की बुक के से हमें जो है ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे Lamarck की थ्योरी के जो मेजर पॉइंट्स थे, व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ Lamarck थ्योरी? थ्योरी ऑफ Lamarck के जो मेजर पॉइंट्स थे, इसमें सबसे पहला पॉइंट था, नंबर 1 वाज, ये सारे पॉइंट्स मैं पहले लिख देता हूं, इंटरनल वाइटल फोर्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ Lamarck। सेकंड पॉइंट, environmental effects and need। so these main points जिसमें कि Lamarck की थ्योरी को हम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट था वो था इंटरनल वाइटल फोर्स, और दूसरा जो पॉइंट था वो था environmental effects, एंड तीसरा जो पॉइंट था needs। तीसरा जो पॉइंट था वो था environmental effects and needs हो गया, internal vital force हो गया, इसके बाद use and
डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। एंड लास्ट पॉइंट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनकी थ्योरी बिल्कुल ही यूनिक थी, बिल्कुल ही डिफरेंट थी बाकी अदर साइंटिस्ट के कंपैरिजन में। तो इनकी थ्योरी को हम इन 4 पॉइंट्स से क्लियर कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है इंटरनल वाइटल फोर्स। अकॉर्डिंग टू हिम और अकॉर्डिंग टू लेमार्क, लेमार्क के अकॉर्डिंग, लेमार्क ने एक बात कही, उसके अकॉर्डिंग राइट, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के अंदर इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, और उस इंटरनल वाइटल फोर्स के हिसाब से राइट, इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, और उस इंटरनल वाइटल फोर्स के हिसाब से सभी ऑर्गेनिज्म में टेंडेंसी होती है कि वो अपने बॉडी ऑर्गन के साइज को बढ़ा सकता है या फिर वो जो है कंप्लीट बॉडी के साइज को भी बढ़ा सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं इंटरनल वाइटल फोर्स के बारे में। अगर बात की जाए इंटरनल वाइटल फोर्स, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑल ऑर्गेनिज्म पोसेस इंटरनल वाइटल फोर्स। ये इंटरनल वाइटल फोर्स सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स पोसेस इंटरनल वाइटल फोर्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी में इंटरनल वाइटल फोर्स प्रेजेंट होता है। In all the organisms having internal vital force, and due to the presence of this internal vital force, इस internal vital force की वजह से राइट ऑर्गेनिज्म में टेंडेंसी होती है कि वो अपने बॉडी ऑर्गन के साइज को बढ़ा लेता है या फिर वो अपनी कंप्लीट बॉडी के साइज को बढ़ा लेता है। तो याद रहे ये पॉइंट लेमार्क ने दिया था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल वाइटल फोर्स, इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल वाइटल फोर्स ऑर्गेनिजम्स हैव टेंडेंसी, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है, दे कैन इंक्रीज देयर बॉडी ऑर्गन साइज, दे कैन इंक्रीज बॉडी ऑर्गन साइज, वो अपने बॉडी ऑर्गन के साइज को बढ़ा सकता है, एंड इवन बॉडी साइज, और अपने बॉडी साइज को भी वो बढ़ा सकता है। ऑर्गेनिज्म हैव टेंडेंसी राइट कि वो अपने बॉडी ऑर्गन के साइज को बढ़ा सकता है और अपनी बॉडी के साइज को भी बढ़ा सकता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो लेमार्क की थ्योरी का पहला पॉइंट था इंटरनल वाइटल फोर्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म में ऐसा फोर्स ये सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और इस फोर्स की वजह से ऑर्गेनिज्म में टेंडेंसी होती है कि वो अपनी बॉडी के साइज को बढ़ा सकता है राइट, और बॉडी के ऑर्गन साइज को बढ़ा सकता है जनरेशन टू जनरेशन। इसके लिए लेमार्क ने एक परफेक्ट एग्जांपल दिया है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नेक ऑफ जिराफ। जिराफ की नेक पे इवोल्यूशन का आइडिया लगाया जाता है। लेमार्क के अकॉर्डिंग माना जाता था कि जो जिराफ है राइट, वो पहले भेड़ और बकरी की तरह होता था या घोड़े की तरह होता था राइट, जो कि गर्दन नीची करके घास खाता था राइट। लेकिन धीरे धीरे ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन डेवलप हुई कि वहां पे उसको घास मिलनी बंद हो गई, तो उसने पेड़ की टहनियों की पत्तियों को खाना स्टार्ट कर दिया, और वो अपनी गर्दन को धीरे धीरे स्ट्रेच करता गया। पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए वो धीरे धीरे जो है अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता गया, और गर्दन को स्ट्रेच करने की वजह से राइट आज गर्दन उसकी इतनी लंबी हो गई है। ये मानना था लेमार्क का राइट, ये बिल्कुल ही गलत है, इसके काफी सारे ड्रॉबैक है। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया? तो उसके हिसाब से ये था कि जिराफ ने जो अपनी गर्दन को बढ़ाया है राइट, हर ऑर्गेनिज्म अपनी गर्दन को ऐसे ही बढ़ा लेता है, तो बाकी ऑर्गेनिज्म ने, हमारा पहला ही पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि बाकी ऑर्गेनिज्म ने, बाकी एनिमल्स ने अपनी गर्दन के साइज को क्यों नहीं बढ़ाया, खाली जिराफ ने ही क्यों बढ़ाया। तो पहला पॉइंट तो ये खड़ा हो जाता है। और दूसरा पॉइंट, दिस इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू राइट, ये हर जगह यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। अगर बॉडी में अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी साइज, बॉडी के साइज को या अपनी बॉडी के ऑर्गन के साइज को बढ़ा सकता है,
राइट, तो बाकी ऑर्गेनिज्म ने क्यों नहीं बढ़ाया। तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, राइट। तो इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, हर पॉइंट का मैं क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे साथ के साथ बताऊंगा। तो ये लैमार्क की थ्योरी का पहला पॉइंट था, इसके साथ इससे रिलेटेड कुछ क्रिटिसिज्म भी है। तो व्हाट इज द क्रिटिसिज्म रिलेटेड टू दिस पॉइंट। क्रिटिसिज्म ये है, अगर सभी ऑर्गेनिज्म में इंटरनल वाइटल फोर्स होता है और अगर सभी ऑर्गेनिज्म में टेंडेंसी होती है कि वो अपनी बॉडी के ऑर्गन के साइज को बढ़ा सकता है या अपनी बॉडी के साइज को बढ़ा सकता है, राइट। तो ऐसा एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में क्यों नहीं हुआ। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स प्लांट की अगर हम बात करें, राइट, तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो आप देखते हैं आजकल सर्ब्स, हर्ब्स, राइट, जितनी भी सर्ब्स और हर्ब्स की जो वैरायटी हैं, वो सारी की सारी जितनी भी प्रजातियां हैं सर्ब्स और हर्ब्स की, इवोल्यूशनरी टाइम में वो बड़े बड़े ट्री होते थे। विद द रेस्पेक्ट ऑफ द इवोल्यूशन के साथ साथ उनके साइज में, राइट, कमी आने लगी और उनके साइज छोटे हो गए हैं। तो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म जो होते थे वो ट्री थे, तो ट्री लाइक एंजियोस्पर्म से सर्ब्स और हर्ब्स लाइक स्पीसीज इवॉल्व हुई है। अगर ट्री लाइक एंजियोस्पर्म से सर्ब्स और हर्ब्स लाइक स्पीसीज इवॉल्व हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइज घटा है ना कि बढ़ा है। आर यू गेटिंग और नॉट। जनरेशन टू जनरेशन साइज घटा है ना कि बढ़ा है, इसलिए ट्रीज से आज सर्ब्स और हर्ब्स जैसी प्रजातियां जो है डेवलप हुई है। तो दिस इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू एवरीवेयर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पे इसका क्रिटिसिज्म क्या है, दिस इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। इसका यहां पे परफेक्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं, शर्ब्स और हर्ब्स जैसी स्पीसीज जो है, हर्ब्स इवॉल्व फ्रॉम ट्रीज से इवॉल्व हुए हैं जो कि प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म थे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म जो कि ट्रीज थे, ट्रीज से शर्ब्स और हर्ब्स इवॉल्व हुए, यानी कि ट्रीज का साइज छोटा होता गया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द इवोल्यूशन, और आज जो है वो शर्ब्स और हर्ब्स हो गए। तो ये जरूरी नहीं है कि साइज बढ़ेगा ही। इज दैट क्लियर। सेकंड पॉइंट ऑफ लैमार्क थ्योरी, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड नीड। अनदर पॉइंट इज एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड नीड का भी इफेक्ट पड़ता है इवोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू द लैमार्क। ध्यान दीजिएगा प्लीज, लिसन केयरफुली। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड नीड। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड नीड, तो एनिमल्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म की नीड पे डिपेंड करता है उसके बॉडी साइज के ऑर्गन का बढ़ना या उसकी बॉडी के ऑर्गन का बढ़ना। ये सेकंड पॉइंट था लैमार्क की थ्योरी का। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग लैमार्क ने क्या बताया, ऑल दी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि सभी ऑर्गेनिज्म के पास इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, ऐसे ही सभी ऑर्गेनिज्म, all the organisms influenced by environment, all the organisms influenced by environment, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो environment से influence होते हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म environment से influence होता है, ये बात हमने मान ली, और environments में change आने की वजह से उसकी needs में भी change आ जाता है। तो environment में change आया, environment से organism influence होता है, तो इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से उसकी नीड्स में चेंज आ जाता है, उसकी डिजायर में चेंज आ जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट। ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट्स, चेंजेस इन इन्वायरमेंट रिजल्ट टू चेंज द नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म की डिजायर भी इन्वायरमेंट के हिसाब से बदल जाती है। द डिजायर और द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी को इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है, और इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की नीड्स और उसकी डिजायर भी बदल जाती है अकॉर्डिंग टू द लैमार्क। ये पॉइंट था लैमार्क का। आर यू गेटिंग और नॉट। यानी कि यहां पे उसने एक फ्रेज भी दिया, राइट, यहां पे उसने एक पॉइंट और बताया, दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर। यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर मतलब उसका मत था
कि जो भी होता है इच्छा अनुसार होता है, यानी कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ डिजायर या डॉक्ट्रिन ऑफ एपिटेंसी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एपिटेंसी या डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर, ये फ्रेज मेंशन था कहां? लेमार्क की बुक में। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट भी लेमार्क ने दिया कि जो भी होता है वो इच्छा के अनुसार होता है, वो नीड के अनुसार होता है। बट दिस इज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। तो इस पॉइंट का भी यहाँ पे क्रिटिसिज्म निकल जाता है। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? इफ यू वांट टू विश लाइक बर्ड, if you want to wish fly like bird, is that clear to all of you? अगर हम चाहते हैं कि हम पक्षियों की तरह उड़े, तो this is not possible कि हम अपनी बॉडी में से स्प्राउट कर देंगे विंग्स को। Are you getting or not? अगर आप उड़ना चाहते हैं, आपकी इच्छा है उड़ने की, तो क्या आप अपनी बॉडी से विंग्स को निकाल सकते हैं? This is not possible. Are you getting or not? This is not possible. तो ये एक तरह का क्रिटिसिज्म हो गया कि इफ यू वांट टू विश टू फ्लाई, अगर हम उड़ना चाहते हैं, बट वी कांट स्प्राउट दी विंग्स लाइक बर्ड्स, हम बर्ड्स की तरह पंखों को नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी एक्सेप्टेबल नहीं है जो कि लेमार्क ने दिया कि इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से नीड बदल जाती है, और नीड बदलने की वजह से हमारी डिजायर्स बदल जाती है, और जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाता है, जैसा ऑर्गेनिज्म चाहता है वैसा हो जाता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो डॉक्ट्रिन ऑफ एपिडेंसी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ध्यान दीजिए। तो क्रिटिसिज्म क्या था ये भी मैं बता दूं। क्रिटिसिज्म में मैं सब एक एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, if we wish to fly, then we can't sprout the wings. We can't sprout the wings. अगर हम उड़ना चाहते हैं, fly like birds, then we can't sprout the wings. तो हम wings को नहीं निकाल सकते हैं। तो इच्छा के अनुसार सब कुछ हो ये पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद अगला पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ लेमार्क, सेकंड हो गया एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड नीड्स, अनदर इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। देखिए अनदर पॉइंट ऑफ लेमार्क थ्योरी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसी बिहाफ पे लेमार्क की थ्योरी को यूज एंड डिसयूज थ्योरी भी कहते हैं। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, राइट। लेमार्क ने ये पॉइंट कब दिया? लेमार्क ने ऑब्जर्वेशन किया, लेमार्क ने ऑब्जर्व किया एक ब्लैक स्मिथ को। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। उसने देखा कि लोहार की जो भुजाएं होती हैं, जो उसकी मसल्स होती हैं, बड़ी पावरफुल होती हैं। वो अपनी मसल्स का बहुत इस्तेमाल करता है, इसलिए उसकी मसल जो है बहुत पावरफुल हो जाती है। तो लेमार्क ने यहां पे ये पॉइंट दिया कि, आर यू गेटिंग और नॉट, कि अगर आप किसी बॉडी ऑर्गन का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी, वो बॉडी ऑर्गन उतना ज्यादा पावरफुल होगा। ये पॉइंट था लेमार्क की थ्योरी का, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, राइट। एग्जांपल जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उन्होंने जिराफ वाला एग्जांपल दिया। जिराफ ने अपनी नेक को स्ट्रेच करते रहे जनरेशन टू जनरेशन, और एट द एंड वहां पे जिराफ की एक लंबी सी गर्दन डेवलप हो गई। तो जिराफ ने अपनी नेक का इस्तेमाल किया, आर यू गेटिंग और नॉट, अपनी नेक को स्ट्रेच किया, तो उसने नेक का यूज किया, इसलिए नेक जो है उसकी लेंथ बढ़ गई, वो मोर पावरफुल बन गई। तो लेमार्क के अकॉर्डिंग माना जाता था कि यूज करने से किसी भी बॉडी ऑर्गन का जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें उतनी पावर, उसमें उतनी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, या उसका उतना ही ज्यादा साइज इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लेमार्क। ये पॉइंट था, राइट, किसका? लेमार्क का।
और अगर उस ऑर्गन का यूज ना किया जाए, उस ऑर्गन को इस्तेमाल में ना लाया जाए, तो उस ऑर्गन का डीजनरेशन भी हो सकता है। ये लेमार्क की थ्योरी का पॉइंट था। लेकिन इस पॉइंट का भी हमारे पास क्रिटिसिज्म है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, लिसन केयरफुली। तो लेमार्क ने बताया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन में, इफ एनी ऑर्गेनिज्म constantly use a particular body organ, constantly use a particular body organ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी ऑर्गन का कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करता है, then that result to increase its size and strength। तो ऑर्गन का इस्तेमाल करने से उसका साइज और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कोई ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का जितना ज्यादा इस्तेमाल करता है, उतना ही उसका साइज और उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। समवॉट दिस इज ट्रू, अगर देखा जाए तो समवॉट दिस इज ट्रू, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसमें समवॉट ट्रू का एग्जांपल आप ले सकते हैं मसल्स ऑफ ब्लैक स्मिथ। तो जो ब्लैक स्मिथ होता है उसकी जो मसल्स होती हैं बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि वो अपनी मसल्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये टेंडेंसी सभी बॉडी ऑर्गन में नहीं होती। आर यू गेटिंग और नॉट? हम जो है बचपन से लेके हमारी डेथ तक हमारा हार्ट जो है कॉन्स्टेंटली बीट करता है। क्या आपके हार्ट का साइज बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। जनरेशन टू जनरेशन हमारे हार्ट का साइज नहीं बढ़ता है, राइट। एक रीडर जो होता है या फिर एक स्टूडेंट जो होता है वो कॉन्स्टेंटली अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है, पढ़ाई करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? क्या उसकी आंखों की स्ट्रेंथ बढ़ती है? नहीं बढ़ती है, उसकी आंखें और वीक हो जाती है। बट इट मीन्स दिस इज नॉट एवरीवेयर एप्लीकेबल एंड दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आर यू गेटिंग और नॉट? एक एग्जाम्पल से आप किसी बात की पुष्टि, किसी बात को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इस बात से ये भी मतलब निकलता है। आर यू गेटिंग और नॉट? हमें अदर एग्जाम्पल्स भी देखने हैं। इज दैट क्लियर? उसी के हिसाब से हम किसी भी बात को जनरलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज किसी बात को यूनिवर्सल बनाना, जनरलाइज बनाना एक बेवकूफ़ी है। तो ब्लैक स्मिथ की मसल्स देख के आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे जितना ज्यादा बॉडी का ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। हालांकि ये बात सही है, बट इसको जनरलाइज करना मुश्किल है। इज दैट क्लियर? तो इसका क्रिटिसिज्म भी मैं लिख देता हूं। व्हाट इज द क्रिटिसिज्म? तो क्रिटिसिज्म क्या था इसका? इस पॉइंट का ही क्रिटिसिज्म था, राइट। दिस इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट। द कांस्टेंट बीटिंग ऑफ हार्ट कैन नॉट इंक्रीज इट्स साइज। ये एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। कॉन्स्टेंटली बीटिंग ऑफ हार्ट नेवर इंक्रीज इट्स साइज। इसका साइज नहीं बढ़ता कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल होने से। आर यू गेटिंग और नॉट? दूसरा, eyes of reader or a student not increase in size, and even not increase its sight। ना तो आपकी साइट इंप्रूव होती है, आई साइट ना वो इंप्रूव होती है, ना ही आपकी आंखों का साइज बढ़ता है अगर आप कॉन्स्टेंटली अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं। इवन चश्मा और लग जाता है। एक स्टूडेंट को देखना जो ज्यादा पढ़ता है, रात दिन एक कर देता है, उसको जल्दी चश्मा लगने के चांसेस होते हैं। बट दिस इज नॉट ऑलवेज कंपलसरी। डाइट रिलेटेड फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, राइट। बात समझ में आ रही है? तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अनदर पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4। देखिए, लिसन केयरफुली। Inheritance of acquired traits. Inheritance of acquired
acquired traits. Please listen carefully. Inheritance of acquired traits this is the fourth and last point of Lamarck theory. इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म में जैसे कि इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, तो उस इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है अपनी किसी बॉडी के ऑर्गन का ज़्यादा इस्तेमाल करता है और उसके कैरेक्टर में कोई चेंजेस आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के पास अपने कैरेक्टर को बदलने की टेंडेंसी है। अगर ऑर्गेनिज्म में कोई कैरेक्टर चेंज हो जाए, राइट, तो वो चेंज कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होता है अकॉर्डिंग टू हिम, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। और उस चेंज कैरेक्टर होने की वजह से, राइट, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर्स विल बी चेंज। कैरेक्टर्स जो है चेंज होते रहेंगे और कैरेक्टर्स चेंज होने के बाद एक टाइम वो आएगा कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में मॉडिफाइड कर जाएगी अकॉर्डिंग टू लेमार्क। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, if all organisms have internal vital force, they can increase their body size or body organ, and that character can transmit to the next generation also. Organisms can transmit the acquired trait. Acquired trait उसको कहते हैं जो आपको पैदा होने के बाद आपकी बॉडी में डेवलप हुआ है। Is that clear to all of you? उसे आप acquired trait कहते हैं। तो organisms can transmit acquired trait to the next generation। ये भी एक पॉइंट था लेमार्क की थ्योरी का कि ऑर्गेनिज्म में अपने किसी भी कैरेक्टर को चेंज करने की एबिलिटी होती है और वो चेंज कैरेक्टर, राइट, आफ्टर बर्थ वो अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकता है, यानी कि कैरेक्टर को मॉडिफाई कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, और वो एक इंप्रूव्ड कैरेक्टर जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर एक बॉडी बिल्डर है वो अपनी बॉडी को, मसल्स को इंप्रूव करता है, तो ये कंपलसरी नहीं होगा कि उसकी आने वाली जनरेशन्स में भी सब बॉडी बिल्डर ही बन जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था। इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म है ये मैं आपको बता देता हूं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विसमैन। विसमैन नाम के एक साइंटिस्ट, याद रखिएगा इस नाम को, आर यू गेटिंग नोट। इन्होंने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म भी दी थी। विसमैन नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या काम किया, इस बात को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए उन्होंने जो है रैट की पूंछ को 22 जनरेशन तक काटा, 22 जनरेशन तक, राइट। वो एक मेल रैट लेते, एक फीमेल रैट लेते और दोनों की पूंछ काट के उनकी क्रॉसिंग करा देते, तो अगली जनरेशन में देखते वो कि पूंछ वाला प्रोजेनी पैदा होता है। तो ऐसा उन्होंने लगभग चूहे की 22 जनरेशन तक काम किया। 22 जनरेशन तक वो चूहे की पूंछ को काटते रहे और हर जनरेशन में उन्हें एक चूहा मिला जो कि पूंछ के साथ पैदा हुआ। कोई भी चूहा कटी हुई पूंछ के साथ नहीं पैदा हुआ है, राइट। ऐसा कोई चूहा पैदा नहीं हुआ जिसकी पूंछ कटी हुई हो। आर यू गेटिंग और नॉट। तो ये कंपलसरी नहीं है कि एक्वायर्ड ट्रेट कैरी करते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट कभी भी कैरी नहीं करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। अगर किसी एक्सीडेंटली किसी का हाथ कट जाए या किसी का पैर कट जाए तो ये कंपलसरी नहीं होगा। एक्सीडेंटली कोई हैंडीकैप बन जाए तो ये कंपलसरी नहीं होगा कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी हैंडीकैप ही पैदा होगी। सो दिस इज नॉट ट्रू। तो इस बात को विसमैन और एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था पियाने, उन दोनों ने इस बात को डिसप्रूव कर दिया और इसको एक गलत पॉइंट साबित कर दिया। तो याद रहे, विसमैन कट द टेल ऑफ माइस अप टू 22 जनरेशन, 22 जनरेशन तक वो माइस की टेल को कट करते रहे एंड देयर वाज नो ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, नो ऑब्जर्वेशन दैट एनी माइस born without tail, born without tail, उसकी ऑब्जर्वेशन में कोई भी ऐसा माइस नहीं आया जो कि बिना टेल के पैदा हुआ हो। ऐसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पियाने। पियाने ने भी इस पॉइंट को रॉन्ग प्रूव करने के लिए क्या किया, पियाने kept the
हाउस फ्लाई और ड्रोसोफिला, हाउस फ्लाई या फिर फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला, उन्होंने राइट फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला अलग है, उन्होंने किसको लिया? हाउस फ्लाई को। ही केप्ट द हाउस फ्लाई इन डार्क अप टू 69 जनरेशन। उन्होंने हाउस फ्लाई को, आर यू गेटिंग और नॉट, 69 जनरेशन तक अंधेरे में रखा। लेकिन 69 जनरेशन के बाद भी उन्होंने देखा कि वो जो हाउस फ्लाई थी उसके आई साइट या आई साइज में कोई भी फर्क नहीं आया, वो अंधी ब्लाइंड पैदा नहीं हुई। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये पियाने और विस्पैन ने लैमार्क को यहाँ पे रॉन्ग प्रूव किया। तो लैमार्क की थ्योरी के काफी सारे पॉइंट थे, कहीं पे कुछ सही साबित होता है तो कहीं पे गलत भी साबित होता है। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थ्योरी नहीं मानी जाती है, राइट। बट इस थ्योरी से हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट होती है इवोल्यूशन को जानने की। आर यू गेटिंग और नॉट? इसलिए इस थ्योरी को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लैमार्क। लैमार्क की थ्योरी के मेजर जो पॉइंट थे, इंटरनल वाइटल फोर्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये इसकी थ्योरी के मेजर पॉइंट्स थे। एंड इसके अलावा एक पॉइंट और मैंने बताया था, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड नीड्स। तो ये पॉइंट्स एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा, राइट, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद मैं दूसरी इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको आप कहते हैं थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक, डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। थ्योरी ऑफ डार्विन जिसको आप बोलते हो, या ये कहिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट मैं जो बात कर रहा हूं डार्विनिज्म के बारे में। डार्विनिज्म, इससे पहले आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट लैमार्किज्म यानी कि थ्योरी ऑफ लैमार्क। मेरा अगला जो टॉपिक है वो है डार्विनिज्म। डार्विनिज्म यानी कि थ्योरी ऑफ डार्विन, थ्योरी ऑफ डार्विन या ये कहिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसको नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी कहते हैं। डार्विन का पूरा जो नाम था वो था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। द कंप्लीट नेम ऑफ डार्विन वाज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एंड डार्विन वाज बोर्न इन 1809। 1809 में डार्विन पैदा हुए थे। पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। आर यू गेटिंग और नॉट? उनकी एक समुद्री यात्रा जो है बहुत ही फेमस है। वो एक समुद्री यात्रा पे गए, राइट, एक शिप के थ्रू एक समुद्री यात्रा पे गए। लगभग 5 साल तक वो समुद्री यात्रा पे रहे। तो 5 साल की एक लंबी यात्रा पे डार्विन गए और उन्होंने जो है नेचर को ऑब्जर्व किया, और नेचर को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए और अपनी एक बुक भी लिखी। आर यू गेटिंग और नॉट? जिसको आप ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की जो बुक लिखी थी वो ऑपेरिन ने लिखी थी, लेकिन डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक बुक लिख डाली। आर यू गेटिंग और नॉट? जिससे हमें डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है डार्विन से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो ये वाली इंफॉर्मेशन, राइट, जो डार्विन जो है, डार्विन HMS बीगल नाम के शिप के थ्रू अपनी समुद्री यात्रा पे गया। कौन से शिप के थ्रू गया? HMS बीगल नाम का एक शिप था जिसके थ्रू डार्विन जो है अपनी समुद्री यात्रा यानी कि सी वॉयज जिसको आप बोलते हैं, तो समुद्री यात्रा पे वो जो है HMS बीगल नाम के जहाज के थ्रू गया। इज दैट क्लियर? सी वॉयज जो डार्विन की थी वो HMS बीगल नाम का एक पानी का जहाज था, उसके थ्रू वो एक समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 5 साल की यात्रा थी, ठीक है। और वो जो है उसने इस यात्रा में ट्रैवल्ड, कहाँ पे उसने ट्रैवलिंग की, उसके जो ट्रैवलिंग प्लेस थे, ही ट्रैवल्ड इन साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, गैलापैगोस आइलैंड।
तो गैलापागोस आइलैंड, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इतनी कंट्रीज की उसने यात्रा की और वहां पे जाके उसने एक एडेप्टिव रेडिएशन नाम का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, डार्विन फिंचेस, वो डार्विन फिंचेस भी उसने गैलापागोस आइलैंड पे जाके ऑब्जर्व की थी। उसके बाद उसने जो है उसमें देखा कि कुछ स्पेशल टाइप के क्रिएशन देखे उस फिंचेस में, उस ब्लैक बर्ड में। आर यू गेटिंग और नॉट? अब यहाँ पे हम बात करते हैं डार्विन की थ्योरी के पॉइंट्स क्या कहते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, डार्विन वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड विद ए साइंटिस्ट जिनका नाम था थॉमस मैलियस। थॉमस मैलियस ने पॉपुलेशन पे एक बुक लिखी, उसने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नाम की एक बुक लिखी और उस प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन से डार्विन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। इसलिए डार्विन की थ्योरी में कुछ पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी राइट हम जो है डिस्कस करते हैं। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड, कौन से साइंटिस्ट से इन्फ्लुएंस हुआ? थॉमस मैलियस नाम के साइंटिस्ट से डार्विन जो है इन्फ्लुएंस्ड हुआ। तो डार्विन इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस मैलियस, थॉमस मैलियस नाम के साइंटिस्ट से डार्विन जो है इन्फ्लुएंस हुआ, राइट। एक पॉइंट और देखा जाता है, देयर आर striking similarities between Darwin and Wallace, अल्फ्रेड रूसेल वॉलेस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैले आर्कीपेलागो नाम का एक आइलैंड है, राइट, उसकी यात्रा की थी। मैले आर्कीपेलागो नाम के आइलैंड की यात्रा की थी अल्फ्रेड रूसेल वॉलेस ने। डार्विन की थ्योरी में और वॉलेस की थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वॉलेस की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरीज के पॉइंट को राइट डार्विन ने कॉपी किया, फिर उसको मॉडिफाई करके डार्विन ने उसको पब्लिश कर दिया। आर यू गेटिंग और नॉट? लेकिन यहाँ पे दोनों को ही क्रेडिट जाता है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का, डार्विन को भी और आपका वॉलेस को भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिकॉग्निशन मिलती है वो डार्विन को रिकॉग्निशन मिलती है। तो डार्विन राइट उसने HMS बीगल से एक समुद्री यात्रा पे गए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और गैलापागोस जैसे आइलैंड की यात्रा पे वो गए और उन्होंने वहां पे जो भी ऑब्जर्वेशन की और ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक बुक को लिखा जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द बुक ऑफ डार्विन। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बुक ऑफ डार्विन का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस मैलियस। थॉमस मैलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उनसे डार्विन ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। थॉमस मैलियस ने एक बुक लिखी, थॉमस मैलियस रोट ए बुक और उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो इस बुक से डार्विन काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो अब ये हो गया डार्विन के बारे में, थोड़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि डार्विन की थ्योरीज क्या थी, डार्विन की थ्योरी के वो मेजर पॉइंट्स क्या क्या थे। तो यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जिसको आप बोलते हो, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ डार्विन एंड वॉलेस भी की भी जो थ्योरी थी वो भी एक नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी। वॉलेस ने पूरी थ्योरी को चार्ट्स की फॉर्म में समझाया, इज दैट क्लियर? चार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया उसने, राइट। लेकिन ज्यादा प्राथमिकता जो मिली वो डार्विन को मिली। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ डार्विन के जो मेन पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट था ओवर प्रोडक्शन, राइट। दूसरा पॉइंट था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा पॉइंट था वेरिएशन। चौथा पॉइंट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। पांचवा पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन एंड द सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डार्विन थ्योरी वाज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये 6 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में समझने हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ओवर प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। ओवर प्रोडक्शन क्या होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, सॉल्यूशन केयरफुली।
ओवर प्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिएगा प्लीज लिसन। तो बात करते हैं ओवर प्रोडक्शन की। किसकी? आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओवर प्रोडक्शन। तो बेटा ओवर प्रोडक्शन क्या है? ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म है, वो रिप्रोडक्शन करती हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कोई लाइफ फॉर्म, कोई स्पीसीज रिप्रोडक्शन करती है, इट मींस दैट यू कॉल्ड ओवर प्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट क्या है? ओवर प्रोडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज ओवर प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस point overproduction, all the species reproduce in geometric progression। जितनी भी स्पीसीज है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रिप्रोडक्शन करती है। किसमें? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे एक टर्म भी दिया डार्विन ने, जिसको आप बोलते हो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। हर स्पीसीज का रिप्रोडक्शन करने का रेट अलग अलग है। आर यू गेटिंग और नॉट? कुछ इंसेक्ट्स होते हैं एक ही बार में हंड्रेड्स ऑफ एग्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं थाउजेंड्स ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, राइट? वहीं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि स्लो रेट से रिप्रोडक्शन करते हैं। इज दैट क्लियर? तो सभी का रिप्रोडक्शन रेट अलग अलग है, लेकिन रिप्रोडक्शन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है, इसलिए इसको ओवर प्रोडक्शन कहा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं मैं, जैसे कि इंसेक्ट्स ले दी हंड्रेड्स ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ सीड्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन रेट है, यानी कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रिप्रोडक्शन होता है। इवन मैं अगर आपको बताऊं, एक एलिफेंट, राइट, एक जो हथनी होती है, एक कपल ऑफ एलिफेंट की मैं बात कर रहा हूं। एक कपल ऑफ एलिफेंट अपनी पूरी लाइफ स्पैन में 6 मैक्सिमम प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। अगर वो सारे 6 के 6 सर्वाइव करते हैं तो 750 ईयर्स में 19 मिलियन एलिफेंट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो एलिफेंट जो कि अपने आप में स्लो रेट से रिप्रोडक्शन करता है, उसका प्रोडक्शन भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है, और वो भी अपनी एक लार्ज पॉपुलेशन बना सकता है। तो ओवर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एबिलिटी, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के पास रिप्रोडक्शन एबिलिटी होती है, लेकिन नेचर सब कंट्रोल करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है और प्रोडक्शन हो जाता है तो फूड एंड स्पेस जैसी चीजों के लिए कंपटीशन होता है, और कंपटीशन की वजह से पॉपुलेशन एक कांस्टेंट रेट पे आ जाती है। और कभी कभी पॉपुलेशन जो है, राइट, कंट्रोल होती है बाय नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे कि किसी महामारी का आ जाना, किसी बीमारी का आ जाना, या फिर किसी आपदा का आ जाना, फ्लड आ जाना, राइट, ड्रॉट आ जाना, सूखा पड़ जाना, राइट। तो ये काफी सारे रीजन है जो कि नेचुरल प्रोसेस हैं, जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में कंट्रोल करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी बढ़ता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जितने भी लाइफ फॉर्म है, जितने भी लिविंग बीइंग है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को शो करते हैं। एक जाइगोटिक स्टेज से लेके डेथ तक, राइट, जब एक लिविंग फॉर्म जाइगोट स्टेज में होती है और उसकी डेथ तक, जाइगोट से लेके उसकी लाइफ के एंड तक वो स्ट्रगल करती है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, राइट, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जितनी भी लाइफ फॉर्म होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो है स्ट्रगल करते हैं अपनी एग्जिस्टेंसी के लिए। अब ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कितने टाइप के हैं ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। ऑल लाइफ फॉर्म्स शो स्ट्रगल, वो स्ट्रगल शो करते हैं फॉर देयर एग्जिस्टेंसी, अपनी एग्जिस्टेंसी के लिए। अब यहाँ पे ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के स्ट्रगल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। नंबर 1, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इंटर स्पेसिफिक
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्पेसिफिक एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो 3 टाइप के स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस देखे जाते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल देखा जाता है, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल देखा जाता है और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल देखा जाता है। तो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल क्या है, प्लीज लिसन केयरफुली। तो बात करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल के बारे में। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल यानी कि डिफरेंट स्पीसीज में सेम स्पीसीज में जो स्ट्रगल होता है फॉर बेसिक नेसेसिटीज लाइक ब्रीडिंग, लाइक फूड, लाइक स्पेस। तो बेसिक नेसेसिटीज के लिए सेम स्पीसीज में जो स्ट्रगल हो रहा है, सेम स्पीसीज के मेंबर्स में जो स्ट्रगल हो रहा है, उसको इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक struggle means this is the struggle between the members of same species के members के बीच में जो struggle देखा जाता है for basic necessities, for basic necessities के लिए ये देखा जाता है। और ये बेसिक नेसेसिटीज क्या है, फूड है, स्पेस है एंड ब्रीडिंग जैसे प्रोसेस के लिए स्ट्रगल देखा जाता है। इसे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। वैसे ही एक होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल की हम बात करें तो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल यानी कि दिस इज द स्ट्रगल और दिस इज द कंपटीशन बिटवीन, दिस इज द स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी स्ट्रगल देखा जा सकता है, कंपटीशन देखा जा सकता है। इसे आप इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। वहीं इन्वायरमेंटल स्ट्रगल सभी लाइफ फॉर्म के लिए होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे शो द स्ट्रगल विद द इन्वायरमेंट चेंज के साथ उनका स्ट्रगल चलता रहता है। इज दैट क्लियर? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो स्ट्रगल विद द इन्वायरमेंटल चेंजेस, राइट? जितने भी लाइफ फॉर्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, शो द स्ट्रगल विद इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ वो स्ट्रगल शो करते रहते हैं, राइट? ये इन्वायरमेंटल चेंजेस में लाइक विंड, लाइक ड्रॉट, इन्वायरमेंट में सब आता है, लाइक फ्लड या कोई भी डिजास्टर। इज दैट क्लियर? उससे सभी ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करते हैं। दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अनदर पॉइंट इज वेरिएशन। वेरिएशन की बात कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट की। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, एक्सेप्ट ट्विन्स, उनमें वेरिएशंस होता है। सभी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन देखे जाते हैं। वेरिएशन मतलब होता है डिसिमिलैरिटीज अमंग इंडिविजुअल। कुछ वेरिएशन जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, वो किसी ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बनाते हैं अगर उनमें यूजफुल वेरिएशन है। तो वेरिएशन भी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का एक पॉइंट है, याद रहे। तो वेरिएशंस क्या है? लिसन केयरफुली, मैं वेरिएशंस की बात कर रहा हूं। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिसिमिलैरिटीज among individuals के बीच में जो भी डिसिमिलैरिटीज देखी जाती हैं उसे आप वेरिएशन कहते हैं। डिसिमिलैरिटीज among individuals that you call variation, जिसको आप वेरिएशन कहते हैं, राइट? some useful variation make the organism better adjusted in the surrounding. यूजफुल वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को बेटर बनाते हैं, राइट, सराउंडिंग में एडजस्ट करने के लिए। तो वेरिएशन इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। वेरिएशन के बाद है
तो इन्वायरमेंटल स्ट्रगल हो गया, सॉरी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो गया, वेरिएशन हो गया। इसके बाद आता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की हम बात कर रहे हैं। दिस फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज गिवन बाय, ये जो फ्रेज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दिया, ये दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये पॉइंट दिया। इज दैट क्लियर? दिस फ्रेज वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर, और इन्हीं साइंटिस्ट ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने ही इवोल्यूशन नाम का टर्म भी दिया था। द टर्म इवोल्यूशन वाज आल्सो गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। इसके अलावा इन्होंने ही जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम का ये फ्रेज दिया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा फिट होता है वही कैपेबल होता है स्ट्रगल करने के लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए, और जो फिट नहीं होता तो नेचर उसको सेलेक्ट नहीं करता है और वो एक्सटिंक्ट कर जाता है। ये हुआ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, याद रहे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है? इंडिविजुअल which is more fit, right? इंडिविजुअल जो कि मोर फिट है, that is successful for the survival or for the struggle for existence. Individual which is more fit, the fittest individual, इसको आप दूसरी तरीके से लिखिए, the fittest individual, right, is successful in survival, struggle for existence। ये लिखिए, इसका मतलब ये है fittest individual, the fittest individual more successful for the struggle for existence। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, और जितना फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा, अगर वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसके सर्वाइवल के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट? दिस फ्रेज वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब द इंडिविजुअल विच इज मोर फिट इन द इन्वायरमेंट, राइट, बिकम वेरी सक्सेसफुल फॉर द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए। तो दिस इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नाउ द अनदर पॉइंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि जो यूजफुल वेरिएशन होता है, राइट, उस यूजफुल वेरिएशन की वजह से नेचर जो है उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लेता है, वो सर्वाइवल के लिए कैपेबल हो जाता है। ऑर्गेनिज्म become capable for survival, capable for survival के लिए कैपेबल हो जाता है ड्यू टू यूजफुल वेरिएशन। तो यूजफुल वेरिएशन डेवलप होने की वजह से ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बन जाता है, एंड दैट इज सिलेक्टेड बाय नेचर, एंड दैट इज सिलेक्टेड बाय नेचर, और उस ऑर्गेनिज्म को नेचर सिलेक्ट करता है। इसे आप नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें यूजफुल वेरिएशन डेवलप हो जाती है, वो सर्वाइव करने के लिए मोर कैपेबल बन जाता है, राइट? अगर वो मोर कैपेबल बन जाता है फॉर द सर्वाइवल, इट मींस दैट इज सिलेक्टेड बाय नेचर, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। इसको आप नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
इसके बाद क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन के हिसाब से ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैसे होता है, डार्विन ने बोला कि वेरिएशन के एक्युमुलेशन की वजह से, यूजफुल वेरिएशन जैसे जैसे एक्युमुलेट होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन, और एक काफ़ी सारी जनरेशन के बाद उस स्पीसीज में मॉडिफिकेशन आ जाती है और वो नई स्पीसीज में इवॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में यूजफुल वेरिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैसे होता है, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूजफुल वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन। एक्युमुलेशन होता रहता है यूजफुल वेरिएशन का जनरेशन टू जनरेशन, दैट रिजल्ट्स टू ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसकी वजह से स्पीसीज का ओरिजिन होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है अच्छे से, इन पॉइंट्स को याद करना है आपको डार्विन की थ्योरी के, लैमार्क की थ्योरी के लिए, लैमार्क की थ्योरी के। तो इसी के साथ लैमार्किज्म भी कंप्लीट हुआ, डार्विनिज्म भी कंप्लीट हुआ। डार्विन की थ्योरी के मेजर पॉइंट्स आपको कौन कौन से याद रखने हैं, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये सारे पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। ये पॉइंट्स एक बार आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटबुक में लिखने के बाद ये सारे पॉइंट्स एक बार आपको रीड करने हैं, अच्छे से पढ़ के आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में इन माई नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।